नमस्कार। भारत के राष्ट्रपतियों की कहानी सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है जो इतिहास की किताबों में दर्ज हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे देश के बनने की, मुश्किलों से जूझने की और फिर से खड़े होने की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो देश के सर्वोच्च पद की नजरों से देखी गई है, और आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? लेकिन आपको पता है, ज्यादातर लोग यहीं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कहता है 14वीं, कोई 16वीं। सही जवाब है 15वीं। और यही छोटी छोटी बातें हमें बताती हैं कि इस पद के इतिहास पर एक गहरी नजर डालना कितना जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। हम सबसे पहले चलेंगे संस्थापकों के दौर में, जिन्होंने इस महान पद की नींव रखी। फिर हम देखेंगे संकट और विवादों का वो दौर जब इस पद की असली परीक्षा हुई। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे बदलते राजनीतिक माहौल ने इस भूमिका को एक नई परिभाषा दी, जिससे जनता के राष्ट्रपतियों का दौर शुरू हुआ। और आखिर में हम बात करेंगे आधुनिक राष्ट्रपतियों की और देखेंगे कि वो आज के भारत के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दौर से, संस्थापकों का युग। ये वो समय था जब एक नए नए आजाद हुए देश का विचार बिल्कुल ताजा था, और उस वक्त के राष्ट्रपतियों पर सिर्फ पद संभालने की नहीं, बल्कि इस पद की गरिमा, इसकी पहचान और इसके असल मायने गढ़ने की जिम्मेदारी थी। वो सिर्फ राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक नए राष्ट्र के संरक्षक थे। और इस पद की गरिमा को समझने के लिए जरा इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए। 6। जी हां, अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इस कुर्सी पर किस कद के व्यक्तित्व बैठे हैं। इसकी शुरुआत होती है देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। वो एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए, और उनकी किताब इंडिया डिवाइडेड आज भी उतनी ही अहम है। और उनके ठीक बाद आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एक महान दार्शनिक जिनका जन्मदिन हम सब शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। सोचिए, एक तरफ एक राजनीतिक स्तंभ और दूसरी तरफ एक अकादमिक और दार्शनिक प्रकाश स्तंभ। क्या शानदार शुरुआत थी। और फिर इस कड़ी में आए डॉक्टर जाकिर हुसैन, देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, जिन्हें 1963 में ही भारत रत्न मिल चुका था। लेकिन अफसोस, उनका कार्यकाल अधूरा रह गया। वो पद पर रहते हुए निधन पाने वाले पहले राष्ट्रपति बने। ये सिर्फ एक राष्ट्रीय शोक का क्षण नहीं था, उनकी अचानक मृत्यु ने इस युवा गणतंत्र को अपने पहले संवैधानिक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। डॉक्टर हुसैन की मृत्यु के बाद का जो दौर था, वो राष्ट्रपति पद के लिए सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, वो एक अग्नि परीक्षा थी। राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध, अंदरूनी कलह, इन सब ने देश के सर्वोच्च पद पर एक जबरदस्त दबाव बनाया। और इस पूरे तूफानी दौर के केंद्र में था संविधान का एक छोटा सा हिस्सा, अनुच्छेद 352। आप इसे राष्ट्रीय आपातकाल का बटन भी कह सकते हैं। ये राष्ट्रपति को ये असाधारण शक्ति देता है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हो तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ये हमारे संविधान के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक है। और ये बटन दबाया गया था 1975 में, जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर इमरजेंसी की घोषणा की। कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक फैसला सिर्फ एक फोन कॉल पर लिया गया था। सोचिए जरा, एक फोन कॉल और देश की तकदीर बदल गई। और इसी घटना के बाद संविधान में 44वां संशोधन किया गया, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व, ताकि इस शक्ति का इतनी आसानी से दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वो दशक कितना उथल-पुथल भरा था। मतलब राष्ट्रपति भवन में एक के बाद एक बदलाव हो रहे थे। 1969 में डॉक्टर हुसैन का निधन हुआ, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फिर वो खुद चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे देते हैं, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद वीवी गिरी चुनाव जीतकर पूरा कार्यकाल करते हैं, लेकिन फिर 1975 में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद वो विवादास्पद आपातकाल लगा देते हैं, और फिर 1977 में उनका भी पद पर रहते हुए निधन हो जाता है। यह वाकई में एक गहरी अस्थिरता का दौर था। 70 के दशक के उस तूफान के बाद भारत का राजनीतिक नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। एक पार्टी के प्रभुत्व वाला दौर अब खत्म हो रहा था, और इसका असर जाहिर है राष्ट्रपति की भूमिका और उनकी छवि पर भी पड़ना शुरू हो गया था। और इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा थे नीलम संजीव रेड्डी। वो पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल नहीं था। और कमाल की बात देखिए, वो आज तक के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे, मतलब एक राजनीतिक दिग्गज थे।
और दशकों तक वो सबसे युवा राष्ट्रपति होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखते थे। उनका चुना जाना ही इस बात का साफ संकेत था कि भारतीय राजनीति में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। इसके बाद आया ज्ञानी ज़ैल सिंह का कार्यकाल, एक ऐसा दौर जो राष्ट्रीय आघात की गहरी पीड़ा से भरा है। पहले 1984 का बेहद विवादास्पद ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद देश को झकझोर देने वाले सिख विरोधी दंगे। राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने एक ऐसे देश की कमान संभाली जो गहरे सदमे और दुख में डूबा हुआ था, और फिर भी इस उथल-पुथल के बीच उन्होंने 1986 में डाकघर विधेयक पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके एक मजबूत संवैधानिक स्टैंड लिया और अपने पद की स्वतंत्रता को साबित किया। ये वाकई नेतृत्व के लिए एक अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण समय था। जैसे ही हम 90 के दशक के आखिर और नई सदी में पहुंचे, राष्ट्रपति की भूमिका एक बार फिर बदलने लगी। अब ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख का पद नहीं रह गया था। अब एक नए दौर की शुरुआत हुई, जनता के राष्ट्रपतियों का युग। ऐसे लोग जो राष्ट्रीय प्रेरणा के प्रतीक बन गए। इस दौर की शुरुआत हुई के.आर. नारायणन से, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे। और उनकी टाइमिंग देखिए, 1997 में जब भारत अपनी आज़ादी के 50वें साल यानी स्वर्ण जयंती का जश्न मना रहा था, तब उनका राष्ट्रपति भवन में होना सामाजिक समावेशन और हमारे गणतंत्र की यात्रा के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था। और फिर आए एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने सचमुच देश का दिल जीत लिया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका सफर तो अपने आप में एक मिसाल है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में पोखरण परमाणु परीक्षणों में अहम भूमिका निभाने से लेकर हमारे मिसाइल कार्यक्रम को लीड करने तक, और फिर 2002 में 11वें राष्ट्रपति चुने जाने पर वो जनता के राष्ट्रपति बन गए। बिल्कुल, डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक शिक्षक थे, एक लेखक थे, जिन्होंने लाखों लोगों, खासकर नौजवानों को सपने देखना सिखाया। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये बड़े सपने देखने के लिए एक गाइड बुक जैसी है। वो उसमें बताते हैं कि कैसे उनका सपना वायुसेना में जाने का था, और जब वो फेल हुए तो कितने निराश हुए थे। लेकिन देखिए, जो इंसान पायलट नहीं बन सका, वो आगे चलकर तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बना। उनकी जिंदगी ही इस बात का सबसे बड़ा सबक है कि असफलता कभी भी अंत नहीं होती। और ये हमें ले आता है 21वीं सदी में और आधुनिक राष्ट्रपति पद के दौर में। ये उन राष्ट्रपतियों का युग है जो एक नए, विविध और तेजी से आगे बढ़ते भारत की तस्वीर पेश करते हैं। ये आधुनिक युग वाकई में बाधाओं को तोड़ने वाला रहा है। प्रतिभा पाटिल इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। अनुभवी राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 6ठे राष्ट्रपति बने। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल के पद से सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे। और फिर द्रौपदी मुर्मू के देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनने पर इतिहास फिर से रचा गया। ये लिस्ट दिखाती है कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने के रास्ते अब पहले से कहीं ज्यादा विविध हो गए। हाँ, और राष्ट्रपति मुर्मू ने सिर्फ एक ही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड भी तोड़ा जो दशकों से कायम था। उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को पीछे छोड़ते हुए भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। इतिहास की किताबों में एक और शानदार उपलब्धि। तो अगर हम संक्षेप में देखें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का चुना जाना कई मायनों में ऐतिहासिक है। वो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, संथाल आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली राष्ट्रपति, अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति और आजाद भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति। उनका चुना जाना आधुनिक भारत की कहानी में सचमुच एक मील का पत्थर है। तो एक औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष से लेकर भारत की पहचान के एक शक्तिशाली प्रतीक बनने तक राष्ट्रपति पद ने एक लंबा सफर तय किया है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत अहम सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे दुनिया में भारत की भूमिका बढ़ रही है, क्या राष्ट्रपति का पद भी इसके साथ बदलेगा? क्या हम एक ऐसा भविष्य देख सकते हैं जहां राष्ट्रपति एक ज्यादा सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाते हैं, मतलब जो न सिर्फ देश में राष्ट्र का चेहरा हो बल्कि विदेशों में भी भारत की आवाज बने? ये एक सोचने वाली बात है।